हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं और आईपीएल लगातार देखते जा रहे हैं। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आप सभी इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर लास्ट वाले वीडियो को मैं हटा दूं तो शायद कुछ बच्चों को सही भी नहीं लगा होगा कि सर अमाउंट क्यों ले रहे हैं, लेकिन बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्प के लिए मैंने कहा था। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपकी सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो बात अलग है। इसमें मैंने कहीं कभी किसी को ऐसा नहीं कहा कि करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन की बात है कि आप क्या चाहते हैं। हाँ, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा और पूरी कोशिश करूंगा कि केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स 10th के लेक्चर को जितना जल्दी हो सके इस पर्टिकुलर चैनल पर ला पाऊँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं काम तो ज़रूर करके रहूँगा। जब एक निश्चय कर लिया है कि हाँ कुछ करना है तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं ये काम ज़रूर करूँगा कि केमिस्ट्री के चैनल कंटिन्यू हो पाए, केमिस्ट्री के वीडियोज़ जो हैं वो कंटिन्यू हो पाएँ। चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेंगे। हो सका तो ज़्यादा भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर कंप्लीट करेंगे। देखिए, काम करना चालू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और ये लास्ट वाला पेपर। ओके, चलिए देखिए, पहला सवाल जो आपको बोर्ड पर दिखाई देगा बच्चों कुछ ऐसा है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E के मध्य कोण होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बलाघूर्ण होता क्या है ना। क्वेश्चन हमारे पास में बलाघूर्ण का है तो हम पहले समझे कि बलाघूर्ण होता क्या है। तो फॉर्मूला है PE sin थीटा, ठीक है। अब बलाघूर्ण का अधिकतम मान होता है PE। अगर PE अधिकतम मान है तो फिर साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हमने बोला कि अधिकतम बलाघूर्ण के लिए साइन थीटा का मान 1 होना चाहिए। और साइन थीटा का मान 1 कब होता है? आंसर है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है, सॉरी साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, तभी बलाघूर्ण मैक्सिमम होता है। और ये थीटा किसके बीच में है? P और E के बीच में है, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो हम बोलते हैं जब P सदिश और E सदिश के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है तो बलाघूर्ण क्या होगा? अधिकतम। ऑप्शन देखिए 0, 180, 45, 90, 90 पे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? यह मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। अरे भाई इतना ही होता है, मानने की जरूरत क्या है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, यही तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। किसी धात्विक चालक तार से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n डिवाइडेड बाय t, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। संख्या ज्ञात करनी है, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है ना, लो, ठीक है। जब उसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, जब उसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यही है। चलिए काम करना चालू कीजिए। I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? Q डिवाइडेड बाय T होता है, जिसका मान 1 है। Q क्या होता है? आंसर है NE, यही तो पढ़ते हो, Q बराबर NE डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू 1। हमें N बाई टी निकालना है, N बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन E होगा। सीधी सी बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही चलेगा। तो N बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई E, 1 बाई E मतलब 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देवताओं ये चीज सॉल्व कर चुके हो, किया है नहीं किया है? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये वही चीज है। कैसे करेंगे? तो भाग लगाए तो कितना? 6.25 गुणा 10 की घात 18, यही तो है। तो ये है वो प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन, चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम में ये करवा चुका हूं इसलिए मेरे को पता है कि इसका ऑप्शन ए है। ए जो आपको दिखाई देगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे 1 को बढ़ा दो, यहाँ पे पॉइंट आगे ले जाओ, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन लगा लीजिएगा, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19।
अगला देखिए, फैराडे के नियम या फैराडे के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक में प्रेरित आवेश निर्भर करता है। देखो वर्ड को समझिए, वो बोल रहा है प्रेरित आवेश किस पर निर्भर करता है। तो प्रेरित आवेश Q का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, N डिवाइडेड बाय R। ऐसा ही कुछ पढ़ा है हमने, है ना, φ1 माइनस φ2, कुछ मेरे को ऐसा ही याद आ रहा है, या φ2 माइनस φ1 होगा। ठीक, आप गौर कीजिए, प्रेरित आवेश निर्भर करता है एक तरीके से तो प्रतिरोध पे, लेकिन प्रतिरोध तो नियतमान है। फ्लक्स में परिवर्तन किसके ऊपर, फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर नहीं, किसमें, फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन आपको दिखाई देगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर, द ऑप्शन इसका लगा लीजिएगा। फिर पता चल गया ना बच्चों, कॉन्सेप्ट पता चल गया। आगे देखिए, अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। चैप्टर मैंने बड़ी शिद्दत से, वैसे तो सारे चैप्टर शिद्दत से ही पढ़ाए हैं, लेकिन अतिचालकों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति पूछ रहा है देवताओं। हमें ये पता है कि अतिचालकों के लिए चुंबकीय पारगम्यता का मान 0 होता है। क्लियर है ये बात? तो चलो, तो ये जो कौन सा मेसनर प्रभाव था ना, हाँ, मेसनर प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, तो फिर चुंबकीय पारगम्यता भी अतिचालकों में 0 होती है। इसका मतलब 1 प्लस काई का मान कितना है, 0 है। इसका मतलब काई का मान कितना होगा, -1 होगा। लगा लीजिएगा आंसर, आप सभी को पता होगा वैसे तो, ऋणात्मक 1। ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या हो गया, चलो मिल गया, तो बैल लगा लीजिएगा। फिर 5वां देखिए, सामान्यतः एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, अब ऑप्शन पढ़ो क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल है तो ऑप्शन पढ़ना जरूरी हो गया है। तो प्रत्यावर्ती धारा में समझिए क्या क्या चीज होती हैं और उसके अनुसार आप अपना ऑप्शन टिक करेंगे कि क्या होता है। हाँ, आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का माध्यमान 0 होता है। बिल्कुल सही बात है, धारा का माध्यमान तो 0 ही होता है। धारा के वर्ग माध्यों का मान 0 होता है, नहीं ऐसा नहीं है। व्ययित माध्य शक्ति 0 होती है, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संधारित्र वाले और एल परिपथ में 0 होती है। वोल्टता धारा के मध्य कलांतर 0 होता है, ये भी नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है। ये ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, धारा का मान जो है वह 0 होता है, माध्य मान, ये बात ध्यान में रखिएगा। तात्क्षणिक मान 0 नहीं बोल रहा वो, ठीक है, या वर्ग माध्य मान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माध्य मान ही 0 होता है। आगे देखिए 6वां सवाल, एक लेंस की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है और कैपिटल R के तुल्य है। यह अपवर्तनांक 1.5 वाले पदार्थ से बना हुआ है, इसकी फोकस दूरी होगी। हाँ भाई, कैसे काम करेंगे? तो वो बोल रहा है कि अपवर्तनांक लेंस का या तो n लिख लो या फिर म्यू लिख लीजिएगा, कितना है 1.5, और दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या समान है। कितनी लिखूं, r लिखूं, परिमाण में समान होंगी, लेकिन एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। ठीक है, चलो उत्तल लेंस के लिए काम करते हैं, फिर अवतल का भी हमें पता चल जाएगा। तो उत्तल के लिए ये R1 है, और R1 हमेशा कैसा होता है, प्लस का होता है, तो ये प्लस का R लिखूंगा मैं। और ये R2 है पीछे की ओर, और R2 कैसा होगा, माइनस का R होगा। पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। सवाल संख्या कौन सी है, 6 है। तो फिर 1/f इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू n-1 1/R1 माइनस 1/R2, यही होगा। मान रखिए 1/f इज इक्वल्स टू, ये बराबर का निशान है भाई यहाँ पर, n का मान 1.5 माइनस 1, 1/R1 का R और R2 का माइनस का R। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/f बराबर कितना होगा बच्चों, 0.5 होगा, है ना। 0.5 को 1/2 लिखते हैं, और ये हो गया 2 बटा क्या, R। 0.5 को 2 से गुणा करो, 1 आएगा। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/R। इसका मतलब f इज इक्वल्स टू क्या है, R है। उत्तल लेंस के लिए अगर R है तो अवतल लेंस के लिए क्या होगा, माइनस का R होगा, अगर लेंस अवतल होता तो कुल मिलाकर के वो जो फोकस दूरी है वो या तो प्लस का R होती या फिर माइनस का R होती, डिपेंड कि वो लेंस उत्तल है या फिर अवतल है। ये पैटर्न ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन आपको क्या लगाना है, उसकी फोकस दूरी ए लगा लीजिएगा, प्लस माइनस का R पता चल गया होगा।
आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रकाश विद्युत प्रभाव में विद्युत चुंबकीय कैसे पड़ गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव केवल यह मानते हुए समझाया जा सकता है कि प्रकाश, एक बार बताओ भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम प्रकाश को क्या मानते हैं, कणीय प्रकृति मानते हैं। कैसा प्रकृति मानते हैं, कणीय प्रकृति, फोटोन नेचर मानते हैं, है ना। चलिए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों का बना होता है, हाँ बना हुआ अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, लेकिन तरंग रूप कभी नहीं लेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग, ये तो हो ही नहीं सकता। ध्रुवित, ध्रुवण का कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो तरंग मान ही नहीं रहे। क्वांटा के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। फोटोन क्या है, क्वांटा ही तो है, ठीक, बिल्कुल सही है, क्वांटा लगा लीजिएगा। सामान्यतः एक स्थायी नाभिक में पाए जाते हैं। अब ये थोड़ा समझने लायक चीज़ है, हालांकि देखा जाए तो इसका हमारी बुक में वर्णन ऐसा कहीं कोई दे नहीं रखा, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। अगर आप नीट की इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर स्थायी नाभिक है ना बच्चों, तो स्थायी नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। अगर सम संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, तो हम बोलते हैं वो स्थायी नाभिक है। ये भी देखा जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो और एक सीधी सरल रेखा के अंदर हो, ठीक है। और जब हम उस सरल रेखा का भी अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं तो हमें पता चलता है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या सम संख्या होती है, सम पूर्णांक होते हैं, तब जाके वो नाभिक जो है बहुत स्थायी होता है। फिर आप बोलोगे कि सर एक ऐसा भी तो कॉन्सेप्ट हो सकता है जब ये दोनों ही विषम हो, समान और विषम हो। तो बच्चों होता है, ऐसा भी होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान भी होती है, विषम भी होती है, लेकिन इस केस में अस्थायी मिलते हैं। सर्वाधिक अस्थायी केस का है ये। इसमें से शायद 4 या फिर 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि स्थायी है, अदरवाइज इस कॉम्बिनेशन के अंदर सभी के सभी क्या है, अस्थायी है, जबकि इस कॉम्बिनेशन के अंदर मैक्सिमम स्थायी नाभिक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की विषम संख्या नहीं, प्रोटॉनों की समसंख्या व न्यूट्रॉनों की समसंख्या, व ऑप्शन लगा लीजिएगा। प्रोटॉनों की संख्या सम और न्यूट्रॉनों की भी समसंख्या होनी चाहिए। फिर अगला देखिए 9वां, जब एक पीएन संधि उत्क्रम बायसित की जाती है। पीएन संधि को क्या करो भाई, उत्क्रम बायसित करो। तो ये पीएन संधि मान लीजिए, इधर तो अवक्ष परत हो गई, ये पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप में क्या होंगे, होल्स होंगे, एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उत्क्रम विनित मतलब इसको दे दो माइनस और इसको दे दो क्या, प्लस। अरे यही तो होता है, क्या होगा भैया, होल्स भागेंगे इस तरफ और इलेक्ट्रॉन भागेंगे इस तरफ। अवक्षय परत से दूर हटेंगे तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ध्यान में रखिएगा। होल्स व इलेक्ट्रॉन संधि से दूर की ओर गति करते हैं, यही सही है। संधि से क्या करते हैं, दूर होने के लिए गति करता है, बिल्कुल सही है। अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, नहीं ये तो गलती हो गया। चलो ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों, यही लगाइएगा। अगला देखिए 10वां, पता चल गया ना, ए ऑप्शन लगाना है। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही क्या करते हैं, संधि तल से दूर भागते हैं। आगे, किसके लिए भूतरंगे संभव हैं, किसके लिए भूतरंगे। अब भूतरंग कैसे यूज करते हैं, तो आप सभी को पता है भूतरंगों के लिए हम बोलते हैं कि परास जो है वो 1.5 मेगाहर्ट्ज का यूज किया जाता है ना, या फिर किताबों में 1500 किलोहर्ट्ज भी लिखा हुआ है, बात तो एक ही है। अल्प आवृत्ति की और लघु परास की होती है, इनकी परास क्या होती है, कम होती है। अल्प आवृत्ति और लघु परास, ध्यान में रखिएगा। तो लघु परास पर कम रेडियो आवृत्ति वाली तरंगों का ही संचरण किससे किया जाता है, भूतरंग से किया जाता है। इसका भी ए ही ऑप्शन है, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से ये हो गए 10 सवाल। अब आगे वाले पेपर के अंदर देखते हैं कि कितने कर पाएंगे, करेंगे तो सारे ही। ये डन है बच्चों, ऑलराइट। अब अगला पेपर देखो बच्चों, पढ़ाई में किसी तरीके का आज वीडियो सही टाइम पे नहीं आया, मतलब एक दिन का शायद गैप हो गया होगा, इसको अपलोड करने में शायद टाइम लग जाएगा मेरे को, लेकिन पढ़ाई में किसी तरीके की चूक ना करें, है ना। चलिए पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहे हैं, कुछ दूरी पर स्थित 5 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम के आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यशील है। बिल्कुल होना ही चाहिए, एक 5 माइक्रोकुलाम का है और एक -5 माइक्रोकुलाम का है। आकर्षण बल होगा, r दूरी मान लीजिए, तो ये 9 न्यूटन का बल इसको ऐसे लगा रहा है, ये भी 9 न्यूटन का बल इसको ऐसा लगा रहा है, ठीक है।
कार्यशील है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यशील बल हो जाएगा। लो, इनको स्पर्श कराओ। ये तो केस फर्स्ट था, अब इसका केस सेकंड देखो। इनको कराया उसने स्पर्श, टच करवा दिया है, तो 5 माइक्रोकुलाम इसका और माइनस का 5 माइक्रोकुलाम इसका। टोटल आवेश समीशन क्यू का मान कितना हो गया? 0। एक का प्लस का था, एक का माइनस का था, खत्म। ठीक, अब इनको वापस ही उतनी दूरी पर रख दो, तो क्या भाई शून्य आवेश है, आवेश तो खत्म हो गया। अब इसके पास में भी 0 कूलाम है, इसके पास में भी 0 कूलाम है। जब आवेश ही नहीं रहा तो क्या ये एक दूसरे पर बल लगा पाएंगे? आंसर है चांस ही नहीं है, बल नहीं लगा सकते। ठीक है, बल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दोनों वस्तुओं के पास में आवेश नहीं। हाँ, गुरुत्वीय बल लग सकता है क्योंकि द्रव्यमान होगा, लेकिन वैद्युत बल तो नहीं लगेगा भाई। और वैद्युत बल ही पूछेंगे, 11वीं थोड़ी पढ़ रहे हैं जो गुरुत्वीय बल पूछेगा हमसे। कार्यशील बल होगा 0, द ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक विद्युत सेल को 10 कूलाम आवेश एक संपूर्ण बंद परिपथ में गति कराने के लिए 5 जूल कार्य करना पड़ता है। सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? कितना कार्य कर रहा है कितने आवेश को मूव करवाने के लिए? कितना कार्य और कितना आवेश? तो Q का मान कितना बच्चों? 10 कूलाम। ठीक है, और कितना कार्य कर रहा है? 5 जूल कार्य कर रहा है वो सेल। तो फिर आपने शायद W डिवाइडेड बाई Q का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, वही यूज करो भाई। 5/10 कितना? 1/2 वोल्ट, इतना विद्युत वाहक बल होगा। इसका 1/2 वोल्ट बे लगा लीजिएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल आप बोलोगे सर V से क्यों रिप्रेजेंट किया? आप E से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत वाहक बल निकालना है अभी। हाँ, आगे देखो, स्वप्रेरकत्व की विमाएं हैं। अब स्वप्रेरकत्व की विमाएं इनमें से कौन सी होगी? हालांकि इसमें से शायद सही है, लेकिन चलो देख लीजिए एक बार के लिए। तीसरा सवाल मैं कर रहा हूँ, स्वप्रेरकत्व L की विमा चाहिए आपको, और बहुत सिंपल है बच्चों। L के जितने फॉर्मूले आपको याद हैं, फाई = Li से कर सकते हैं आप। मैंने जो लास्ट टाइम यूज़ किया, जो मेरे को बहुत सिंपल लगा, उससे काम आसानी से हो जाता है। आप सभी को पता है कि स्वप्रेरकत्व में किया गया कार्य जो है, ऊर्जा को संचित करने में किया गया कार्य 12 Li² होता है। मेरे को ये सबसे सिंपल तरीका लगा, इसलिए बता रहा हूँ। कार्य की विमा अमूमन सभी बच्चों को याद होती है, अगर नहीं याद होती है तो वो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। बल गुणा विस्थापन से काम कर लो। ठीक है, बल की कितनी? m1 L1 T-2, विस्थापन की कितनी? L1, तो हो जाएगी कितनी? m1 L2 T-2। ये कार्य की विमा सबसे ज़्यादा जल्दी हो गया। तो L बराबर फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा? 2W डिवाइडेड बाई I²। अब मैं विमा लिख रहा हूँ, 2 की तो कोई विमा नहीं होती, संख्यात्मक मान है। W देखो, W की विमा अब भी लिखी है हमने, क्या भाई? m1 L2 T-2, ये है कार्य की विमा। भाग लगाओगे धारा की विमा, धारा की विमा होती है A, और ये 2 है तो यहाँ पर इसकी घात भी मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है, तो A2 हो जाएगा ये, या A1 लिखो, बाहर 2 लगा लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लेकर के जाओ तो फिर L की जो विमा होगी वो होगी m1 L2 T-2 और A-2। ठीक है, देख लीजिए कौन सा है सही ऑप्शन मिलेगा। m घात 1 है, अगर नहीं लिखा हो तो घात 1 है। L2 T-2 A-2 से लगा लीजिएगा। फिर आगे देखिए चौथा, मुक्त आवेश की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। मुक्त आवेश बच्चों निर्वात मानोगे। मुक्त आवेश का मतलब वो क्या बोल रहा है? निर्वात। और चुंबकीय प्रवृत्ति कायम वापस से पूछ रहा है, तो ये बात ध्यान में रखो, निर्वात के लिए चुंबकीय पारगम्यता का मान कितना होता है? 1। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कितनी होती है? 1 होती है। आपेक्षिक की बात कर रहा हूँ भाई। तो फिर ये 1 प्लस काई का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो फिर काई चुंबकीय पारगम्यता कितनी हो गई? 0। ठीक है, हाँ देखिए क्या आएगा? 0 से लगा लीजिएगा। फिर आगे, एक परिपथ में धारा की कला वोल्टता की कला से π/3 कोण पीछे है। धारा की कला पीछे है, वोल्टता की कला मतलब आगे हो गई। धारा पीछे चल रही, धारा पीछे चल रही, तो परिपथ कौन सा होता है? मेरे हिसाब से L परिपथ होता है। कौन सा होता है? L परिपथ होता है। मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया और ये नहीं देखा कि वीडियो रिकॉर्डिंग सही हो रही है या नहीं हो रही। भगवान से दुआ करो कि ये सही हो। एक बार के लिए देख लो क्या बच्चों? ये 5 लिखा हुआ भी शायद सही दिख जाएगा। चलो पहले ये सवाल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पता ही चल जाएगा। तो बोल रहा है कि कलांतर का मान कितना है? π/3 कोण है। अब थोड़ा सा समझिए बच्चों,
जब धारा पीछे चलती है, वो ऐसे तो बोल रहा है धारा क्या है, पीछे है। अगर धारा पीछे है तो एक एलिमेंट जरूर होगा, कौन सा, एल, लेग बिहाइंड, है ना। एल तो परिपथ में होगा ही होगा। और अगर सिर्फ एल है तो फिर फाई का मान जो होगा वो π/2 होगा। ये बात ध्यान रखना, अगर सिर्फ एल है तो फाई का मान π/2 होगा और धारा पीछे चलेगी, ठीक। लेकिन अगर π/2 के अलावा कुछ भी मान हो, जैसे यहाँ π/3 है, ये π/4 भी हो सकता था, ये π/6 भी हो सकता था, मतलब π/2 के अलावा कुछ भी मान हो भाई फाई का, तो ये बात ध्यान रखना, एल के साथ में आर और आ जाएगा, RL परिपथ, ठीक है। पहले तो देखिए धारा पीछे है तो एल तो लगाना ही है। फिर फाई का मान देखिए कि फाई का मान π/2 है या π/2 से अलग है, तो हमने देखा π/2 तो नहीं है, तो इसका मतलब RL, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी सवाल के अंदर लिखा हुआ होता कि कलांतर का मान π/3 ही है लेकिन धारा आगे चल रही है, धारा आगे चल रही है, तो आप समझ जाइए कि अगर धारा आगे है तो इसका मतलब C तो है, ठीक। अब सिर्फ C ही है तो वो कैसे पता चलेंगे, तो हम बोलेंगे कि अगर फाई का मान π/2 है तो सिर्फ C है, तो हमने मैच किया, नहीं भाई π/2 तो नहीं है, तो इसका मतलब C के साथ में एक और लग गया, क्या, RC परिपथ है, ठीक है। मैं एक बार के लिए वीडियो चेक कर लेता हूं और दुआ करो बच्चों कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग सही हो। भगवान ने बचा लिया, हाँ भाई क्लियर, मार्कर कहाँ रख दिया लो। चलो तो ये पता चल गया, उसमें कौन सा लगाओगे, धारा पीछे थी, RL परिपथ आएगा। परिपथ में अवयव है R और L, ठीक है। ओके, आगे देखिए छठा सवाल, पढ़ लीजिए एक बार के लिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मध्यस्थ प्रतिबिंब होता है, मध्यस्थ मतलब जो बीच में बनता है ना, तो ये थोड़ा समझिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सवाल संख्या कौन सी है, छठा सवाल है ये। तो वो बोल रहा है कि यहां पर एक लेंस और एक बड़ा लेंस इस तरफ होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ऐसा ही होता है, इसे अभिदर्शक बोलते हैं। तो मध्यवर्ती मतलब जो बीच में जो इमेज बन रही है ना, पहली इमेज जो बन रही है, तो हमने बोला वस्तु यहां रखी हुई है वास्तविक में, और उसके कारण प्रतिबिंब यहां पर बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रतिबिंब जो है वास्तविकता में उल्टा है, इसके दृष्टिकोण से उल्टा है और वास्तविक है, तो हमने बोला प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है और उल्टा है। चूंकि वस्तु F से थोड़ी सी दूर रखी हुई है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है बच्चों वो बड़ा बनने वाला है। कैसा बनने वाला है, बहुत बड़ा बनेगा, है ना, क्लियर है ये बात। तो प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, बड़ा बनने वाला है, आवर्धित बनने वाला है। अरे ये सभी को याद ही रहना चाहिए कि जैसे जैसे आप फोकस की ओर मूव करते जाते हो, ये कैसा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और फिर जैसे ही फोकस पे आते हो तो अनंत पे चला जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। इस समय तो ये 2F से परे है ना। तो ये ध्यान में रखो, वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है, अर्थात आवर्धित है ना। संयुक्त कौन सा दिखेगा, आभासी तो हो ही नहीं सकता, वास्तविक सीधा सीधा नहीं हो सकता, स देखिए वास्तविक, उल्टा व आवर्धित, स ऑप्शन परफेक्ट है। आगे देखिए पता चल गया ना ये। फिर आगे देखिए सातवां, 7th वन, प्रकाश विद्युत धारा का मान निर्भर करता है किसके ऊपर बच्चों, किसके ऊपर निर्भर करता है, तो हम बोलते हैं आपतित विकिरण की तीव्रता पर। किस में निर्भर करता है, आपतित विकिरण की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। किसका मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये पता चल गया ना, बै लगा लीजिएगा, आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। आपतन कोण, आवृत्ति, ढीढ़ा फलाना, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। आगे देखिए 8वां है, वह बल जो कि न्यूक्लियनों को बांधे रखता है, कौन सा, नाभिकीय बल। कौन सा बल है बच्चों, नाभिकीय बल है, ध्यान में रखिएगा। केवल स्थिर विद्युत बल नहीं होगा, केवल नाभिकीय बल, बै ऑप्शन लगा लीजिए। कौन सा आएगा, बै में केवल नाभिकीय बल आएगा। फिर आगे देखिए 9वां, उस स्थिति में जब पीएन संधि अग्रबायसित होती है, अग्रबायसित होती है तो भैया क्या, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। क्यों, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर गति करते हैं बच्चों, अवक्षय परत की ओर गति करते हैं। लास्ट वाले का उल्टा है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की गति रुक जाती है, नहीं भाई,
होल्स और इलेक्ट्रॉन संधि से दूर, ये तो पश्चिमी स्थित का केस था। होल व इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करते हैं या संधि की ओर जाते हैं, ये सही है, स ऑप्शन लगा लीजिएगा। फिर अगला देखिए, संचरण के किस तरीके में रेडियो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है? भैया रेडियो तरंगों को तो भू तरंग संचरण द्वारा, व्योम तरंग संचरण द्वारा, आकाश तरंग संचरण द्वारा भेजा जा सकता है। ठीक है, तो तीनों के द्वारा भेज सकते हैं। तो ये अंतरिक्ष तरंग संचरण लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा सीबीएसई के अकॉर्डिंग सवाल दे रखा है, क्योंकि सीबीएसई की बुक के अंदर अंतरिक्ष तरंग संचरण लिखा हुआ है। चलिए कोई नहीं, लेकिन ये सभी लगा लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पता चला। तो आज के 20 सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस से 20 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? लेकर के ही आएंगे। ऑलराइट, आप इसी तरीके से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ में, मतलब जो आपका ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। जिन्होंने भी शेयर किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मैं रिप्लाई पढ़ता हूँ बच्चों, तो मेरे को यही सुनने को मिलता है कि हाँ सर, हमारे दोस्तों को भी पसंद आया। बच्चों पसंद आएगा ही, लगन से बनाया है, पूरी मेहनत, पूरी जान झोंकी, मतलब पूरा जान डाल दी है वीडियोस बनाने में, तो वो पसंद आएगा ही। ठीक है, और एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। चलिए, हैव अ गुड डे, अपना ध्यान रखो बच्चों। ओके, टेक केयर।